हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 5 अपना कर रहे थे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इसमें हमने मिनरल्स के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। मिनरल्स का हमने बेसिक पढ़ा था और हमने क्या किया था, मिनरल्स का हमने देखे थे कि मिनरल्स को क्लासिफाई किया था कि फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो आज हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तो उसको कंटिन्यू करने से पहले फटाफट से ओवरव्यू ले लेंगे विद इन 2 to 4 मिनट्स कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, मिनरल्स में हमने क्या क्या देखा था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या चीज़ देखी थी कि मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल है, मतलब कि हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हर चीज़ में, हमारी एवरीडे लाइफ में या हमारे आसपास हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, यूज़ करते हैं, हर चीज़ में हमें मिनरल देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम मिनरल किसको कहते हैं कि जो रॉक्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कुछ होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस से मिलके ही एक चट्टान बनती है, और वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे मिलके चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके के हो सकता है कि एक ही
तरीके का मिनरल हो जिससे कि एक रॉक बनी हुई है, जैसे कि लाइमस्टोन है, एक ही सिंगल मिनरल से ही लाइमस्टोन की चट्टान बनती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं जिससे कि एक चट्टान बन जाती है। ठीक है, अब जो मिनरल है वो क्या होता है कि किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कलर में अलग अलग हो सकता है, वो हार्डनेस में अलग अलग हो सकता है, वो उसकी शाइन में अलग हो सकता है, जैसे लस्टर हम कह देते हैं उसमें अलग हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी में अलग 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 हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें जिसके बेसिस पे हम मिनरल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल या जनरल पर्पजेस के अकॉर्डिंग मिनरल्स को क्लासीफाई करना चाहें तो हम उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, सो लेट हमने वो बात की थी। ठीक है, तो हमने क्या पहले किया था कि मिनरल किस तरीके से आते हैं, मतलब किस तरीके से हमें मिनरल्स हम देख सकते हैं, पाए जाते हैं। तो ओर्स में से, ठीक है, ओर्स में हमें मिनरल देखने को मिलते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं। तो पहले हमने बात की थी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें कोई भी जैसे क्रैक होती है या कोई फॉल्ट आया हुआ है या कोई जॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर होती है मिनरल्स। अब कैसे होते हैं कि जो धरती के नीचे, जैसे हमें पता है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जैसे मॉल्टन मैग्मा होता है भाई, काफ़ी गर्म होता है, वो मॉल्टन मैग्मा क्या करता है, वो राइज करता है ऊपर की तरफ, या फिर गैसेज होती हैं, तो उसके वो इतना टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो मिनरल्स भी ना पिघल जाते हैं, और वो पिघल के उस मैग्मा के साथ या जो गैसेज होती हैं प्रेजेंट, उन गैसेस के साथ वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो ठंडे होते हैं, ठंडे होके वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और सॉलिडिफाई होके हमें इन जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनकी क्रैक्स में या इनके जो फॉल्ट्स हैं उनके अंदर हमें ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की थी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, जिसमें कि जो सेडिमेंट्स इरोड होके कि वाटर से या पानी से, सॉरी, वाटर और पानी एक ही होता है, वाटर से या विंड से वो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। तो कुछ कुछ सेडिमेंट आते हैं, वो आके डिपॉजिट हो रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो लेयर्स बन जाते हैं, स्ट्रैटास। तो हर एक लेयर में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो रॉक्स हैं वो डीकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज होके वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रिमूव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो जब वेदरिंग होती है तो वहां से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, अब कुछ जो है एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ के मिनरल्स पानी से वहाँ से नहीं हटते, कोरोड अवे नहीं होते। ठीक है, और लास्ट हमें कहाँ से मिलता है, ओशन वाटर से। ठीक है, पानी में से भी हमें काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। वो अलग बात है कि हम इतना ज़्यादा उनको नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते, क्योंकि इतने बड़े पानी में, ओशन में, वो बहुत अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होते, डिस्पोज्ड होते, दैट इज़ वाई। लेकिन फिर भी हम काफ़ी मिनरल्स ओशन वाटर से भी लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमें अच्छे, बहुत रिच वैरायटी में हमें मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, फेरस भी है, नॉन फेरस भी है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने यहाँ के मिनरल्स को काफ़ी ज़्यादा। फिर हमने बात की थी फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स की। फेरस मिनरल्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और इनको, और वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड भी काफ़ी है इन मिनरल्स की। ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं काफ़ी भारी मात्रा में। तो पहले हमने बात की थी आयरन ओर की। आयरन ओर हमारा क्या है, मतलब कि आयरन हर जगह, हर इंडस्ट्री में मेनली यूज़ होता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो एक बैकबोन की तरह है। तो आयरन जो है हमारा, पहले सबसे अच्छा कौन सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, वो होता है मैग्नेटाइट, और उसके बाद होता है हेमेटाइट। ठीक है, अब आयरन की हमें बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखनी है, इनकी लोकेशंस इंडिया में। तो आयरन की कहाँ कहाँ पे है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट पे। दूसरी है जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, जो कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में लाई करती है। ठीक है, तीसरी बेल्ट हमारी कर्नाटक की है। कर्नाटक की कहाँ पे, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु और तुमाकुरु बेल्ट कर्नाटक में। और चौथी बेल्ट हमारी कहाँ पे है, गोवा महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद हमने मैंगनीज की बात की थी। मैंगनीज किस लिए होती है, कि स्टील या फिर फेरो मैंगनीज अलॉय बनाने के लिए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किस में यूज होती है, ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन फेरस मिनरल्स की हमने बात की थी, जिनमें कि आयरन कंटेंट नहीं होता।
तो ये इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, हालांकि हम फिर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं है हमारी कंट्री में। तो इसमें हमने बात की थी मेनली कॉपर और बॉक्साइट की। कॉपर क्या है कि कॉपर के ज़्यादा रिजर्व्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, और कॉपर हम जानते हैं हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, मेनली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, या इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे यूज़ की जाती है। इंडिया में कहाँ मिलती है? मेन पॉइंट, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, ठीक है, खेतरी माइंस राजस्थान, एंड सिंगभम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, 3 जगह पे मिलती है। फिर हमने बॉक्साइट की बात की थी। बॉक्साइट, अब इसके जो सेवरल ओर्स हैं, मतलब जैसे हमें कई ओर्स मिलते हैं जिससे एल्यूमिनियम मिलता है, तो वो एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? वो बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, और एल्यूमिनियम को हम यूज़ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। आयरन की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट होता है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। अब ये कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू, ठीक है, अमरकंटक, मैकाल और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू। उसके अलावा एक पंचपटमली डिपॉजिट्स है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी हमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स तक। अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में अपने आज के लेक्चर में, ठीक है, कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, मतलब कि जो मेटल के नहीं बने हुए होते मिनरल्स। फर्स्ट है मिका। मिका क्या है? मिका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है, मतलब मिका एक ऐसा मिनरल है जिसमें कुछ प्लेट्स या पत्तियां कहते हैं ना, लीव्स है, उससे बना हुआ होता है। इट इजिली स्प्लिट्स इनटू थिन शीट्स। अब कुछ प्लेट्स या कुछ लीव्स है, अब जैसे लीव्स होती हैं, इसी से याद कर लो, लीव्स है, तो लीव्स को अगर हमें इकट्ठा करना है, एक लीव्स का बंडल है, अगर हम उसको इकट्ठा करना है तो हम बहुत ईजिली, सॉरी, अलग अलग करना है तो हम बहुत ईजिली उसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली मिका है कि उसकी इतनी पतली पतली शीट्स होती है कि हम उसको बहुत ईजिली अलग अलग कर सकते हैं। These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high, ठीक है, मतलब ये जो शीट्स हैं, मिका की शीट्स जो होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पतली भी हो सकती हैं कि कुछ सेंटीमीटर, कुछ बहुत कम सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें 1,000 ऑफ शीट्स लगानी पड़ेगी, 1,000 ऑफ लेयर्स बनानी पड़ेंगी मिका की शीट्स की, इतनी ज़्यादा पतली भी हो सकती हैं। मिका कैन बी क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट जैसे होता है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन कलर में हो सकता है, रेड, येलो और ब्राउन कलर में भी हो सकता है, मतलब वैरायटी में हमें देखने को मिलता है अलग अलग कलर्स में। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries। मतलब कि उसकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है, वो कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं करता, मतलब कि पावर का लॉस भी नहीं होता है ज़्यादा, और पावर भी कम कंज्यूम करता है, ठीक है, काफ़ी मतलब हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, कि ये हाई वोल्टेज पे ज़्यादा नहीं जाता, जिससे कि ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, इसके बिना कोई भी काम नहीं किया जाता, ठीक है। मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू के उत्तर की ओर हमें ये मिका के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है मिका का? कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, कहाँ का? झारखंड का। अब इतना ज़्यादा भी करने की जरूरत है, मेनली झारखंड में है। इन राजस्थान द मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, राजस्थान में अजमेर के पास हमें देखने को मिलता है, और नेलोरा बेल्ट, नेलोर मिका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ की है? मेनली झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 3 जगह हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें मिका डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
तो मिका क्या है, जो थिन में मतलब इतना पतला होता है कि उसकी बिल्कुल इतनी पतली पतली शीट्स होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में वो मेनली यूज़ किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, ये चीज़, और मेनली याद रखने की तो दो ही हैं। एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और दूसरा उसकी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रॉक मिनरल्स। ठीक है, रॉक मिनरल्स मतलब चट्टान के खादान कुछ। तो पहले हम बात करें तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर की लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स composed of calcium carbonates और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। मतलब कि ये हमें कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे जिन रॉक्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो काफ़ी ज़्यादा। हमने बात की थी ना कि लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जो सिर्फ एक ही मिनरल से बना हुआ होता है। तो एक मिनरल से क्यों कहा, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि लाइमस्टोन की जो चट्टान है वो मतलब जिसमें जिन चट्टानों में लाइमस्टोन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे कि उस कैल्शियम कार्बोनेट से हम लाइमस्टोन बन जाता है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों होते हैं, तो उन दोनों को मिला के भी हम लाइमस्टोन बना सकते हैं। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अभी हमने जो फॉर्मेशंस की बात की थी या अकरेंस की बात की थी कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल्स, तो लाइमस्टोन हमें ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब ये तो पता ही है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो सीमेंट बनाते हैं, तो उनके रॉ मटेरियल के तौर पे लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, ताकि वो प्रॉपर अच्छी सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकें। और दूसरा, जो आयरन ओर की स्मेल्टिंग होती है जो फर्नेस में, तो उसके लिए भी लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइमस्टोन। ठीक है, stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry। मतलब कि कुछ काफ़ी सख्त ऐसी रेगुलेशंस लगाने की ज़रूरत है, सख्त सख्त जो हम कहें नियम बनाने की ज़रूरत है, और जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, पर्यावरण के जो कानून हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये जो माइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, माइनिंग को प्रिवेंट किया जा सके कि वो एक किलर इंडस्ट्री ना बने, मतलब किसी की जान ना जाए उससे। ठीक है, वो जान जाने वाली इंडस्ट्री ना बने, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने ज़रूरी है, सख्त नियम, और जो पर्यावरण के जो कानून हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि जो खनिज हैं हम उनका संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे हमने जो रिसोर्सेज में बात की थी कि हम उसको अपने यूसेज के लिए, अपने यूज़ के लिए हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो डिप्लीट होने की वजह से क्या होगा कि हमें ही प्रॉब्लम होगी, नेचर को प्रॉब्लम होगी, तो उसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। ठीक है, सिमिलर वे में मिनरल्स की भी ओवर यूसेज की वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कंजर्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज। सो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट तो करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है या जो एग्रीकल्चर है वो इन मिनरल डिपॉजिट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, हर मैन्युफैक्चर करने के लिए इन चीज़ों से। The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the Earth's crust। मतलब जो अर्थ क्रस्ट है उसका 1% ऐसा है जो कि मिनरल डिपॉजिट्स वर्केबल हैं। मतलब टोटल वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो जो वर्केबल है, जो काम में लिया जा सकता है, वो सिर्फ अर्थ क्रस्ट की 1% है, सिर्फ 1%। We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated। अब ये जो 1% है,
इन 1% को भी मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों लग जाते हैं दोबारा से बनने में, और हम इनको इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं कि इतने हम यूज़ करेंगे, इतने तो ये उसके कई हज़ारों सालों तक तो ये बनेंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 1% है। The geological processes of mineral formation are so slow that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption। कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो मिनरल बनते हैं, उनका प्रोसेस इतना ज़्यादा धीरे है कि इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इनडेफिनेट टाइम, जिसकी वजह से हम क्या भी कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हम यही कह देंगे कि ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस कंपैरिजन में कि आज के टाइम पे जितना ज़्यादा रेट है इनका कंजम्पशन का, उस हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा स्लो इनका फॉर्मेशन है, मिनरल्स का फॉर्मिंग टाइम है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, कि एक लिमिट तक है और नॉन रिन्यूएबल है। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस। हम कहते हैं ना कि हमारे पास, इंडिया के पास मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, रिच है इंडिया इस मामले में। तो बेशक से रिच तो है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, काफ़ी अच्छा भी है, अच्छी क्वालिटी का भी है, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड है। क्यों? क्योंकि जिस दर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस दर पे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। Continued extraction of ores leads to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with increase in quality। कि अब जो हम इन ओर्स की कॉन्टिन्यूस हम इनको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि और नीचे 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 जाते जा रहे हैं। जैसे हम पानी की बात करें ना, कि पानी हमने नहीं निकाला तो पानी ऊपर की ऊपर है, ग्राउंड में, धरती के अंदर वो पानी ऊपर ऊपर है, जितना ज़्यादा हम निकाल लेंगे वो पानी का जो लेवल है वो उतना नीचे चला जाएगा। अब जैसे हम कहते हैं ना, जो ये समरसीवल होते हैं, ठीक है, वो हम खुदवाते हैं, तो वो खुदवाते आज के टाइम पे हमें, पहले तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा डेप्थ में नहीं खुदवाना पड़ता था, अब उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में खुदवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आता, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। सिमिलरली जो मिनरल्स हैं वो क्या है, ऊपर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज कर रहे हैं उनको, बहुत जल्दी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूसेज हो रहा है, इसकी वजह से वो नीचे जाते जा रहे हैं। अब वो जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे, ग्रेटर डेप्थ में चले जाएंगे मिनरल्स, उतनी ज़्यादा हमारी एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा कि मिनरल्स जो नीचे की तरफ होते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते, ठीक है, वो इतने रिफाइंड नहीं होते, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो इसीलिए अब क्वालिटी भी बेकार होगी और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अ कंसर्टेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो इसीलिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ये जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको एक प्रॉपर तरीके से प्लान करके एक प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ करें, ताकि इनके एक्सप्लॉइटेशन को और इनके डिप्लीशन को हम बचा सकें। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। कि अब जैसे हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इतनी कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है जिससे कि जो ओर्स हैं उनका कम से कम, मतलब कि एक तो कम क्वालिटी का यूटिलाइज किया जा सके, कम कॉस्ट पे यूटिलाइज किया जा सके, और कम से कम हम उनको ओर्स को यूटिलाइज करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को रिसाइकल कर दो, जो स्क्रैप है जो छोड़ दिए हैं उन्हीं को वापस से रिफाइन करके, ठीक करके उन्हीं को वापस से यूज़ करो, और उनके कुछ सब्सटीट्यूट्स निकालो, ताकि ये जो मिनरल रिसोर्सेज है ये हम बचा के रख सकें, अपने फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। तो हमें इनके कंजर्वेशन में क्या करना है, इनको रिसाइकल करना है, स्क्रैप मेटल्स को यूज़ करना है, और इनके सब्सटीट्यूट्स ढूंढने हैं, राइट। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये पूरा टॉपिक हमारा किसका था, मिनरल रिसोर्सेज का टॉपिक था। इस टॉपिक में हमारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो, क्योंकि हमने बिल्कुल गिनती के ही आई थिंक ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी हमने बात की है, कि फेरस मिनरल्स में हमने आयरन और मैंगनीज की बात की है, और नॉन फेरस में हमने कॉपर और बॉक्साइट की बात की है। तो इनकी हमें सिर्फ मेनली क्या करना है, हमें लोकेशन
लिखनी है हमारे पास कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स है तो 3 चीज़ लिखनी है। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई होगी इसकी कि मिनरल्स को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है आज के टाइम पे, राइट। तो इसके सिर्फ कंजर्वेशन मेजर्स लिखने हैं, रिसाइकल, यूजिंग स्क्रैप एंड फाइंडिंग अदर सब्सटीट्यूट्स, दैट्स इट। ठीक है, इतने में सिर्फ एक छोटे से में हमारा क्या कंप्लीट हो गया, मिनरल रिसोर्सेज। नाउ विल स्टार्ट विद एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। हम जानते हैं कोई भी हम काम कर रहे हैं हमें उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है ही है। इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट। ठीक है, खाना बनाने में भाई ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर लाइट एंड हीट प्रोवाइड कराने में, टू प्रोपेल व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर भी तो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको चलाने के लिए। ठीक है, टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक, अब एनर्जी कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है, फ्यूल मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है और इलेक्ट्रिसिटी है। उससे इन सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो सोर्सेज की हम बात करें फ्यूल सोर्सेज, ये पोल्यूटिंग है, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल साबित होते हैं। Now, energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources. ठीक है, तो हम इनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम कहते हैं ना नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, हम इनको नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारी दोनों हाइडल और थर्मल दोनों आ जाएगी। ठीक है, हाइडल कौन सी है, जो पानी से बनाई जाती है, और थर्मल कौन सी है, जो टेम्परेचर या प्रेशर से बनाई जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे कौन से होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज जो रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मिक, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सारे हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। अब इनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रूरल इंडिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे कंट्री के, हमारे भारत के, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स प्रूफ होते हैं क्योंकि ये पोल्यूटिंग गैसेस इनसे रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पर्सन इनसे, मान लो अब काऊ डंग केक है, इनसे जो भी मान लो महिला है वो खाना बना रही है, वो उस गैस को इनहेल करेंगी तो उनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हो सकती हैं। और उस घर में जो भी होगा, जो चिल्ड्रन होंगे, उनको भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हो सकती हैं उससे। ठीक है, और इसीलिए तो अब ये जो एलपीजी सिलेंडर्स वाली उज्ज्वला योजना, इसीलिए तो लाई गई है ना ये उज्ज्वला योजना, ताकि हम इसको, इन यूजेस को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. अब एक एस्टिमेट के हिसाब से क्या बताया गया है कि 70% से भी ज़्यादा, 70% से भी ज़्यादा जो रूरल हाउस होल्ड, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किससे पूरी होती हैं, वो इन्हीं दो चीज़ों से पूरी होती हैं एनर्जी की। किससे, फायरवुड और कैटल डंग केक, इन्हीं से पूरी होती है। और इनका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे वो भी कम होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रही है क्योंकि लकड़ियाँ काटी जा रही हैं आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बींग डिस्करेज्ड
बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब जो काउडंग केक है, ठीक है, जो कहते हैं ना उपले होते हैं, उपले बनाते हैं ना गोबर से, तो वो उपलों का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है, मतलब कि जो गोबर है उसका यूज़ किया जाता है। तो अब ये इसका यूज़ इसीलिए डिस्करेज किया जा रहा है, एक तो ये हार्मफुल होता है अगर इसको जैसे जलाया जाता है तो, और दूसरा ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक मेन्योर के तौर पे काम करता है, मेन्योर, जिसके लिए मतलब कि जो एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें अगर हम इसको एज अ मेन्योर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी हो जाती है और हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक मोस्ट वैल्यूएबल मेन्योर है जिसको हम एक ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि ये हार्मफुल ही साबित होगा। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज मैंने कौन से बताए, जो सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। और नहीं हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको रिन्यू होने के लिए, वापस से आने के लिए, बनने के लिए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत साल लगते हैं इनको वापस से बनने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कोल की। तो पहले बात करेंगे कोयला। इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अब इंडिया में फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा कौन सा अवेलेबल है, वो है कोल। कोयला हमें सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। अब जो एनर्जी की नीड्स जो है हमारी कंट्री की, वो सबसे ज़्यादा फुलफिल भी कोयले से ही की जाती है। कोयला जला के ही ये नीड्स को फुलफिल किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे भारी मात्रा में अवेलेबल भी यही है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब ये जो एनर्जी की नीड्स हैं, चाहे वो कोई डोमेस्टिक है मतलब घरों की है, या फिर इंडस्ट्रीज़ के, उसको फुलफिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, सप्लाई किया जाता है एनर्जी कोल से ही। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब इंडिया कोयले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years। पता है ये चीज़ हमें कि कोल कैसे बनता है, कोयला बनता कैसे है, कि जो प्लांट मटेरियल होता है, जो पौधे होते हैं, वो बहुत सालों तक नीचे दबे हुए रहते हैं जिससे कि वो कोयला बन जाते हैं। Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and time of burial। तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि वो जो प्लांट मटेरियल है वो कितना ज़्यादा दबा हुआ है, कितना टाइम उसको हो चुका है बरी हुए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट, ठीक है, मतलब डिकेइंग प्लांट्स क्या हो गए कि जो मतलब ऐसे जो सड़ जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, दलदल के अंदर, वो पीट प्रोड्यूस करते हैं। विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। अभी जो पीट प्रोड्यूस करते हैं इसमें कार्बन कंटेंट भी काफ़ी कम होता है और मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कि मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि ये जल्दी से जलता नहीं है। फिर है हमारा दूसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, एक लो ग्रेड ब्राउन कार्बन है, मतलब लो ग्रेड होता है ये सॉफ्ट होता है और इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लो ग्रेड होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे ज़्यादा हमें कहाँ लिग्नाइट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है, कहाँ पे, नेवेली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के नेवेली में हमें देखने को मिलता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज बाइटुमिनस कोल। मतलब कि जो बहुत नीचे हमें देखने को मिलता है ना, और वहाँ पे जितने ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर में जितने ज़्यादा वो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे होता है उसको क्या कह देते हैं, बाइटुमिनस कोल। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कमर्शियल यूसेज के लिए।
फिर आता है मेटलर्जिकल कॉल। मेटलर्जिकल कॉल इज हाई ग्रेड बाइटुमिनस कॉल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। एक होता है मेटलर्जिकल कॉल जो कि हाई ग्रेड सबसे अच्छे वाला बाइटुमिनस कॉल होता है, और एक होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कॉल होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, तो सबसे लो हम कहें कौन सा होता है, पीट। उसके बाद लिग्नाइट आ जाता है। लिग्नाइट के बाद कौन सा आता है, बाइटुमिनस। बाइटुमिनस में मेटलर्जिकल कह सकते हैं, मेटलर्जिकल सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद सबसे हाईएस्ट कौन सा आता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो ये है हमारे कोल के डिपॉजिट्स। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना a little over 200 million years in age and in tertiary deposits which are only about 55 million years ओल्ड। मतलब कि दो सीरीज में अगर हम एजेस की बात करें जियोलॉजिकल एज में, तो एक तो गोंडवाना के टाइम पे जब वो अलग हुआ था, गोंडवाना बना था, तो 200 मिलियन ईयर्स पुराना, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और एक टर्जरी डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, 55 मिलियन ईयर्स अगो हैं, वो ओल्ड है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल। गोंडवाना कोल को क्या कह रहे हैं, मेटलर्जिकल कोल, क्योंकि मेटलर्जिकल कोल क्या है, बाइटुमिनस। बाइटुमिनस कौन से होते हैं, जो कि धरती में नीचे तक दबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बने हैं। तो ये कहाँ पे हैं, दामोदर वैली में। दामोदर वैली में कहाँ, वेस्ट बंगाल झारखंड वाली बेल्ट में दामोदर वैली। फिर झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इसकी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। The Godavari, Mahanadi, Sun and Vardha valleys also contain coal deposits। ये जो रिवर वैलीज हैं इनमें भी हमें कोल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। फिर टर्जरी कोल हमें कहाँ मिलता है, टर्जरी कोल अक्कर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो जो गोंडवाना के जो कोल हैं वो मेनली हमें जो दामोदर वैली है और जो उसके पास का जरिया, रानीगंज, बोकारो, मतलब बेसिकली वेस्ट बंगाल झारखंड वाले एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। और जो टर्जरी कोल है वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। रिमेंबर, कोल इज अ बल्की मटीरियल विच लूजेज वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields। अब जो कोल होता है वो बल्कि है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता है, जो कि जितना ज़्यादा उसको यूज़ किया जाएगा तो वो ऐश बन जाता है, तो वो वेट कम होता चला जाता है। अब क्योंकि वो बहुत भारी है तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको उसकी ज़रूरत पड़ती है उनको कोल फील्ड के पास ही सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि उसके फिर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कोल। तो कोल में क्या चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ याद रखनी है। एक तो इसकी ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि पहले पीट आती है लोवेस्ट में, पीट के बाद फिर लिग्नाइट आती है, लिग्नाइट के बाद बाइटुमिनस हमें देखने को मिलता है, और बाइटुमिनस में ही सबसे अच्छी कौन सी होती है, मेटलर्जिकल, और उसके बाद हमारी बेस्ट आ जाती है एंथ्रेसाइट। ठीक है, अब ये लो टू हाई या हाई टू लो दोनों ही सीरीज में देख लेना। और दूसरी चीज़ कि दो एजेस के अकॉर्डिंग है, गोंडवाना और टर्जरी। गोंडवाना मेनली हमें वेस्ट बंगाल झारखंड वाले एरिया में मिलती है, और जो टर्जरी है वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास मिलती है। ठीक है, मेनली ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। मतलब जो कोयला है, कोयले के बाद सबसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी रिसोर्स कौन सी है, पेट्रोलियम। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। ठीक है, मतलब आग जलाने के लिए या लाइटिंग के लिए क्या ये फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, मशीनरी में भी डालते हैं ना, जैसे हम कह देते हैं तेल डालने मशीन में, उसको प्रॉपर एक स्मूथ रन में लाने के लिए, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री। अभी नोडल इंडस्ट्री मतलब मेन इंडस्ट्री किस किस की है, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री, मतलब बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ की जाती है, उपयोग में ली जाता है। मोस्ट ऑफ दी petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the tertiary age। कहाँ पे होती है, एंटीक्लाइंस, और जो फॉल्ट वगैरह हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं टर्जरी एज के। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अक्कर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड।
इतना करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। सो पेट्रोलियम मेनली कहाँ पे मिलता है? जो भी फॉल्ट होते हैं, मतलब जो पोरस और नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो पोरस और नॉन पोरस रॉक्स होते हैं उनमें पोरस कौन सी होती है? जिनमें जो कहते हैं ना में छिदी छिदी सी होती है, जिनमें मतलब पानी सोख लेती है, वो बहुत जल्दी से उसके अंदर पानी चला जाता है। और नॉन पोरस कौन सी होती है? जिसमें जल्दी से पानी नहीं जाता। तो उनके बीच में एक जो फॉल्ट होता है उसमें हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। अब ये जो गैस होती है वो तो हल्की होती है, तो वो तेल के ऊपर रहती है। नाउ मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। अब ये 3 जगह हैं जहाँ पे कि हमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। उसके बाद अंकलेश्वर कहाँ पे? गुजरात में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असम सबसे ज़्यादा पुरानी है, असम इज़ द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे पुरानी। और दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। तो गुजरात में अंकलेश्वर और असम में कहाँ पे? दिग्बोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेनली मुंबई हाई, गुजरात और असम में हमें पाई जाती है पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि या तो पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है या फिर पेट्रोलियम के बिना भी पाया जाता है, लेकिन क्लीन है ये, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। एनर्जी के तौर पे या फिर एक रॉ मटेरियल के तौर पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली या क्लीन फ्यूल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। क्योंकि इसमें कार्बन एमिशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होती है काफ़ी। Large reserves of natural gas has been discovered in the Krishna Godavari basin. Point to be noted. सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हमें नेचुरल गैस के कहाँ मिलते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। Along the west coast, the coal reserves of the मुंबई हाई। अब जो हमने मुंबई हाई है वहाँ पे भी हमें कोल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, ये सॉरी नेचुरल गैस के रिजर्व्स वेस्ट कोस्ट पे। एंड एलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। अंडमान एंड निकोबार, मुंबई हाई में, गल्फ ऑफ कैम्बे के पास और अंडमान एंड निकोबार में हमें सबसे ज़्यादा लार्ज रिजर्व्स हमें नेचुरल गैस के देखने को मिलते हैं। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बसीन विद द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। मतलब वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में ये जो पाइपलाइन कनेक्ट करती है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है। दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइड एन इम्पेटस टू इंडियाज़ गैस प्रोडक्शन। अब गैस की प्रोडक्शन और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। वही चीज़ है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यूज़ ऑफ CNG फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। अब नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में भी, CNG का इस्तेमाल करते हैं ना, तो CNG का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स में अब किया जाता है इसका इस्तेमाल बजाय कि पेट्रोलियम या डीजल के। फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट कन्वेंशनल रिसोर्स हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे यहाँ पे, ठीक है। टुडेज वर्ल्ड में हमारे यहाँ पे भी नहीं, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की। तो इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, किसकी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। अब 2 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमने बात की थी ना, हाइड्रो और थर्मल, ठीक है। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि जो चलता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है ना, उससे क्या होता है, जो टर्बाइंस है, जो चक्के हैं वो चलते हैं, और वो चक्के चलने की वजह से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और दूसरा थर्मल, मतलब बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, कि जो दूसरे फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उनको जला के थर्मल पावर जनरेट की जाती है। once generated the electricity is exactly the same।
ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन सी बात की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल। हमने बात कर ली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे होती है कि जो तेज फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, वाटर हम क्या मानते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से वाटर क्या होता है, वापस से मिल जाता है। ये हमने पढ़ लिया है पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। सो इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नंगल डैम है, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तेज पानी आता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर, उससे जो है टर्बाइंस चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और थर्मल से क्या होता है कि ये दूसरे फ्यूल्स को यूज़ करता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और उनसे क्या होता है, चक्के चलते हैं, टर्बाइंस चलती है और एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन जो ये थर्मल पावर स्टेशन है, क्योंकि अब ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, और फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं, लेकिन एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इनकी संख्या कम होती जा रही है, हम इनको यूटिलाइज ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरा इनको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, मतलब एनवायरनमेंट पे इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये थे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मेनली लोकेशन का ध्यान रखना है सभी में कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इतना चैप्टर रीड कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।